नमस्कार। देखिए, हर देश को चलाने के लिए ना एक रूल बुक होती है। भारत की रूल बुक हमारा संविधान। पर एक मजे की बात है, संविधान के जो मेन चैप्टर्स हैं उनके अलावा भी कुछ है, कह सकते हैं कुछ सीक्रेट चैप्टर्स। ये है 12 अनुसूचियां या शेड्यूल्स। और सच कहूं तो यही है संविधान का असली ऑपरेटिंग मैनुअल। तो चलिए आज इसी मैनुअल को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे देश को चलाती कैसे है। तो पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये अनुसूचियां हैं क्या और इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है। असल में भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश को चलाने की जो व्यावहारिक मुश्किलें हैं ना, ये उनका एक बहुत ही बढ़िया समाधान है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एक अनुसूची संविधान का परिशिष्ट है, मतलब एक अपेंडिक्स। इसका काम क्या है? जो मेन आर्टिकल्स में बातें लिखी हैं उनको और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा साफ साफ बताना। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये संविधान की मेन कहानी के वो जरूरी फुटनोट्स हैं जिनके बिना कहानी अधूरी रह जाती है। और यहाँ एक मजेदार बात है, पता है, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। जी हाँ, सिर्फ 8। उस समय के हिसाब से देश की जरूरतों के लिए ये 8 ही काफी समझी गई थी। लेकिन हम सब जानते हैं वक्त के साथ देश भी बदलता है, बढ़ता है और उसकी ज़रूरतें भी बदलती हैं। तो जाहिर है संविधान को भी बदलना था। इसीलिए अमेंडमेंट्स हुए और आज हमारे पास 8 नहीं बल्कि पूरी 12 अनुसूचियां हैं। और हर एक नई अनुसूची किसी न किसी बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही जोड़ी गई। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इन 12 अनुसूचियों को समझने के लिए इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट लेते हैं। हमारा पहला ग्रुप है भारत की संरचना का चित्रण। इसमें हम उन अनुसूचियों की बात करेंगे जो देश का फिजिकल और पॉलिटिकल नक्शा तय करती हैं। तो जो पहली अनुसूची है उसे आप भारत का ऑफिशियल नक्शा ही मान लीजिए। इसमें हमारे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, उनकी सीमाएं हैं, सब कुछ। इसीलिए जब भी कोई नया राज्य बनता है ना, या किसी की सीमा बदलती है, तो सबसे पहला बदलाव इसी फर्स्ट शेड्यूल में होता है। इसके बाद आती है चौथी अनुसूची। इसका काम ये पक्का करना है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में हर राज्य की आवाज ठीक से पहुंचे। मतलब ये तय करती है कि किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे। ऐसा क्यों? ताकि देश के छोटे बड़े सभी राज्यों के बीच एक बैलेंस बना रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे ग्रुप पर, शक्तियां, वेतन और वचन। ये वो अनुसूचियां हैं जो सरकार की कामकाज की पूरी मशीनरी, उसके नट्स एंड बोल्ट्स को तय करती हैं। यहाँ पर दूसरी और तीसरी अनुसूची ये दोनों मिलकर काम करती हैं। कैसे? देखिए, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, गवर्नर, जज, इन सब बड़े अधिकारियों के वेतन और भत्ते तय किए गए हैं ताकि वो बिना किसी के दबाव में आए आज़ादी से काम कर सके। और फिर आती है तीसरी अनुसूची जिसमें उनकी शपथ या ओथ्स का पूरा फॉर्मेट दिया है। ये वो वचन है जो वो देश की सेवा के लिए लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया है, एक तरफ वेतन से स्वतंत्रता और दूसरी तरफ वचन से निष्ठा। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि भारत जैसे इतने विशाल देश में कानून बनाने की पावर किसके पास होगी? कौन तय करेगा कि किस मुद्दे पर सेंटर कानून बनाएगा और किस पर स्टेट? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी बड़े सवाल का जवाब देती है हमारी 7वीं अनुसूची। इसने शक्तियों का बंटवारा बहुत ही साफ तरीके से कर दिया है, 3 लिस्ट बनाकर। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें 100 विषय है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स। इन पर कानून सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। फिर है स्टेट लिस्ट। इसमें 61 विषय हैं, जैसे पुलिस, खेती। ये पूरी तरह से राज्यों के हाथ में है। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा। इस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। है ना ये शक्तियों का एक शानदार बैलेंस? ओके, अब हम अपने तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से की तरफ चलते हैं जो सीधे हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा है, जनता और भूमि की सुरक्षा। ये वो अनुसूचियां हैं जिन्हें खास तौर पर कुछ समुदायों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हमारे पास है 5वीं और 6ठी अनुसूची। दोनों ही आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। 5वीं अनुसूची को आप एक जनरल प्रोटेक्शन कवर की तरह समझ सकते हैं, जो पूरे भारत के शेड्यूल्ड एरियाज पर लागू होती है। पर जो 6ठी अनुसूची है वो एक स्पेशल प्रोटेक्शन है, खास तौर पर 4 राज्यों के लिए: असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। ये वहाँ की ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को अपनी जमीन और कल्चर को बचाने के लिए कहीं ज्यादा ताकत देती है। और फिर आती है 8वीं अनुसूची। ये तो भारत की भाषाई विविधता का जीता जागता सबूत है। जब संविधान बना था तो इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से और भाषाएं इसमें जुड़ती गईं और आज ये 22 ऑफिशियल भाषाओं को मान्यता देती है। ये दिखाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध है। और अब आते हैं हमारे आखिरी ग्रुप पर, लोकतंत्र का विस्तार। यहाँ हम उन अनुसूचियों को देखेंगे जो बाद में जोड़ी गईं। ये दिखाती हैं कि कैसे हमारा संविधान समय के साथ आई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बदलता रहा। और यही बात इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीता जागता दस्तावेज बनाती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। आज़ादी के फौरन बाद 1951 में पहले ही अमेंडमेंट से 9वीं अनुसूची आई ताकि भूमि सुधार के कानून बचाए जा सकें। फिर आया 1985 का दौर, जब आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए 52वें अमेंडमेंट से 10वीं अनुसूची आई, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। और फिर आया साल 1992, जिसने सब कुछ बदल दिया। 1992 में हुए 73वें और 74वें संशोधन ये सच में क्रांतिकारी थे। इन्होंने लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधा भारत के गांवों और शहरों की गलियों तक पहुंचा दिया। 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिए और 12वीं अनुसूची ने नगरपालिकाओं को 18 विषयों पर। ये था पावर का असली डिसेंट्रलाइजेशन, जिसने हमारे ग्रासरूट डेमोक्रेसी की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। तो चलिए एक फटाफट रीकैप करते हैं। पहली और चौथी अनुसूची ये देश का नक्शा और राज्यों का प्रतिनिधित्व तय करती हैं। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। 8वीं हमारी भाषाओं को सम्मान देती है और 10वीं, 11वीं और 12वीं ये हमारे लोकतंत्र को लगातार मजबूत करती हैं। तो ये सिर्फ सूचियां नहीं, ये हमारे देश का पूरा ढांचा है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान 8 से 12 अनुसूचियों तक का सफर तय कर चुका है, हमेशा देश की बदलती जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर। आज हमारे सामने नई चुनौतियां हैं, डिजिटल राइट्स हैं, क्लाइमेट चेंज है और भी बहुत कुछ। तो एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं, अगर भविष्य में कोई 13वीं अनुसूची जोड़ी जाती है तो वो इनमें से किस बड़ी चुनौती को हल करने के लिए होगी? इस पे जरूर सोचिएगा।